सेनाएं उभरेंगी। नौसेना में 5 एडमिरल की संख्या तक विस्तार होने की बात ने भी ईशान को हैरान कर दिया। राघव चौहान के उसके समुद्री डाकू दल में शामिल होने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि नौसेना की वैश्विक भर्ती से नए एडमिरल के रूप में किस तरह के लोग आएंगे। ईशान यह भी समझता था कि आओकीजी और जेफिर जैसे लोग नौसेना छोड़ने के बाद भी समुद्री डाकू बनने की हद तक नहीं पहुंचेंगे। फिर भी ईशान को लगा कि आओकीजी और जेफिर से संपर्क करना जरूरी है। इसलिए उसने एक पत्र लिखा और किसी को आओकीजी को ढूंढकर पहुंचाने के लिए भेजा, ताकि आओकीजी को दुनिया के सबसे बड़े कैसीनो में मौजमस्ती करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। उनके आकाश द्वीप के अंतिम बिंदु पर इंजन का काम कर रही पवन चक्कियां धीरे धीरे घूम रही थीं। हालांकि पूरी शक्ति से नहीं चल रही थीं, फिर भी वे आकाश द्वीप को धीरे धीरे आकाश में घुमा रही थीं। बादलों के ऊपर से आती धूप स्वाभाविक रूप से शानदार थी। ड्रैगन हंटर पायरेट्स के कई सदस्यों ने आराम कुर्सियां निकाल ली थीं, धूप के चश्मे लगा लिए थे और धूप सेंकने का आनंद ले रहे थे। हालांकि स्काई आइलैंड की बादल परत के नीचे समुद्र में एक हिंसक तूफान आ रहा था, और यह एक अजीब सा हीरा तूफान था। तथाकथित हीरा तूफान में हीरे नहीं बरसते थे, बल्कि हीरे जैसे आकार के ओले गिरते थे। ये ओले लगभग मुट्ठी भर आकार के होते थे, जो ऊंची ऊंचाइयों से जबरदस्त जोर से गिरते थे और सीटी बजाते हुए नीचे गिरते थे। ऐसे मौसम में इसमें फंसे किसी भी जहाज का एक ही अंत होता, पूर्ण विनाश और मौत। स्काई आइलैंड के किनारे पर खड़े उरूज ने दूरबीन थामे नीचे की ओर देखा। उसने समुद्र में एक समुद्री डाकू जहाज देखा, जो हीरे के आकार के ओलों से तब तक टकरा रहा था जब तक उसमें छेद नहीं हो गए, और अंततः घूमता हुआ समुद्र में डूब गया। खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपने हाथ जोड़े, अमिताभ बुदबुदाया और उस बर्बाद जहाज के लिए प्रार्थना की। किसी ने भी जहाज को बचाने का प्रयास नहीं किया। नई दुनिया में ऐसी घटनाएं बहुत आम थीं, और सभी को बचाना असंभव था। ईशान एक खुले मैदान में ट्राफल्गर लक्ष्य के साथ अभ्यास कर रहा था, तथा सचेत रूप से इस सुपरनोवा का प्रशिक्षण ले रहा था। अपना सेनबोनजाकुरा ब्लेड घुमाते हुए ईशान ने एक ही झटके में लक्ष्य पर अलग अलग दिशाओं से 7 वार किए। लक्ष्य ने दांत पीसते हुए अपने नोडाची किकोकू से खुद को बचाने की कोशिश की। ध्यान केंद्रित रखो, ईशान वार करते हुए चिल्लाया। अगर तुमने ध्यान भटकाया तो तुम्हारी कमजोर हकी नष्ट हो जाएगी। इतनी कमजोर ताकत से तुम 2 फ्लैमिंगो को कैसे हरा पाओगे? हालांकि लक्ष्य पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह ईशान की गति का सामना नहीं कर पा रहा था। 1 दर्जन वार रोकने के बाद ईशान ने अचानक उसके पेट में लात मारी, जिससे वह उछल पड़ा। लक्ष्य कई बार जमीन पर लौटने लगा, फिर उठने की कोशिश करने लगा, पेट पकड़कर उबकाई लेने लगा। उसे पसीने से लथपथ देखकर ईशान ने अपना ब्लेड म्यान में डाला और कहा, ठीक है, आराम करो। अच्छा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। वह इतना थक गया था कि कुछ और कह नहीं सका और जमीन पर गिर पड़ा। बेपो और अन्य लोग तौलिया और पानी लेकर लक्ष्य की देखभाल करने दौड़े। ईशान रीजू के पास गया, जो बिकिनी पहने धूप सेंक रही थी और कोई पत्रिका पढ़ रही थी। उसने पूछा, रीजू, हमें पहुंचने में अभी और कितना समय है? लगभग पहुंच ही गए। शायद किसी और दिन, रीजू ने अपना धूप का चश्मा माथे तक चढ़ाते हुए जवाब दिया। तेजोरो का जहाज हमारे जहाज के रास्ते पर ही है। चूंकि हम उसके पीछे चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। ईशान ने उसकी कामुक काया पर नजर डालते हुए सिर हिलाया और उसे प्यास भी लगी। उसने जल्दी से मेज से एक ड्रिंक उठाया और एक घूंट पिया। रीजू ने उसे एक जानबूझकर मुस्कुराकर देखा, पर कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने उसे बैठने और बातें करने का इशारा किया।
थोड़ी देर बैठकर बातें करना चाहोगे? ईशान बेशक एक खूबसूरत महिला से बात करने से इनकार नहीं करेगा। रीजू के बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने पूछा, मुझे आश्चर्य है कि संजय और बाकी लोग अब कहाँ हैं? ईशान को अपने भाई का जिक्र करते हुए सुनकर रीजू की मुस्कान और बढ़ गई। उन्हें पहले फिशमैन द्वीप जाना चाहिए। याद रखना, जयदेव उन्हें सबाउडी द्वीपसमूह वापस ले गया था। फिशमैन द्वीप। ईशान को पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। वह कई बार फिशमैन द्वीप जाना चाहता था, लेकिन हमेशा मौका चूक जाता था। हालांकि अब जब व्हाइटबियर्ड समुद्री डाकू सुरक्षित थे, तो द्वीप अभी भी व्हाइटबियर्ड के संरक्षण में था, इसलिए वह जब चाहे वहां जा सकता था। वैसे क्या तुम्हारे पिता, जज, ने तुमसे संपर्क किया है? ईशान ने रीजू से पूछा। उन्होंने तुम्हें एडवार की लड़ाई के लाइव प्रसारण के दौरान देखा होगा, है ना? और संजय ने भी। रीजू ने सिर हिलाया। नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। मैं इस पूरे समय आपके साथ रही हूं, इसलिए शायद वे स्थिति समझ रहे होंगे। आपके और जर्मा ग्रुप के बीच की गलतफहमी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। मेरे पिता शायद आपके पास आकर मुझसे पूछने में असहज महसूस कर रहे होंगे। आखिरकार वो तुम्हारे पिता हैं। अगर तुम वापस जाकर उनसे मिलना चाहती हो तो कभी भी जा सकती हो, ईशान ने उससे कहा। मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती, रीजू ने ठुड्डी हाथ पर टिकाकर और ईशान को अपनी मोहक आंखों से देखते हुए कहा। वह शायद बिग मा पायरेट्स से संपर्क बनाने में व्यस्त है, इसलिए उसे मेरी चिंता करने का समय नहीं है। है, ईशान हंसा। तो फिर गोल्डन सिटी में मौजमस्ती करते हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा कसीनो है, पता है। तेजोरो एक अमीर आदमी है जिसे सोने से प्यार है, रीजू ने कहा। शायद उसे स्काइपिया से लाए गए सोने में बहुत दिलचस्पी होगी, लेकिन वह ऐसा इंसान नहीं है जिससे खिलवाड़ किया जा सके, इसलिए उसके आसपास सावधान रहना। ईशान ने समझकर सिर हिलाया। वह अच्छी तरह जानता था कि तेजोरो से निपटना आसान नहीं था। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो अपार सोने की खान पर कब्जा जमाए हुए है और दुनिया की 20% संपत्ति पर कब्जा जमाए हुए है। समुद्री डाकुओं से त्रस्त दुनिया में इतने सालों तक उसका बिना किसी नुकसान के बचा रहना वाकई असामान्य बात थी। ईशान अच्छी तरह से जानता था कि अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने के अलावा तेजोरो का जीवित रहना अंडरवर्ल्ड और सरकार दोनों में उसके संबंधों के कारण भी था। पैसे से दुनिया चलती है, यह कहावत किसी भी दुनिया में सच साबित होती है। अपनी अपार संपत्ति से तेजोरो नौसेना और विश्व सरकार दोनों का पक्ष जीतने में कामयाब रहा था। ईशान को याद आया कि दुनिया के कुलीन सेलेस्टियल ड्रैगन्स भी उसके कैसीनो में अक्सर आते थे, जिससे उसके उच्च समाज में संबंधों का पता चलता है। गुप्त रूप से तेजोरो ने कई अंडरवर्ल्ड सरगनाओं के साथ भी सांठगांठ की थी। डोफ्लेमिंगो के पतन से पहले दोनों अच्छे साथी माने जाते थे। यह अफवाह थी कि डोफ्लेमिंगो द्वारा बेचे गए कुछ गैर कृत्रिम शैतान फल वास्तव में तेजोरो द्वारा प्रदान किए गए थे। ईशान ने अनुमान लगाया कि तेजोरो अगर सिर्फ ताकत के आधार पर आंका जाए तो शिचिबुकाई के स्तर से ऊपर हो सकता है। अपने क्षेत्र के घरेलू लाभ के साथ वह संभवतः एक मरीन एडमिरल के स्तर तक भी पहुंच सकता था। कानूनी और अवैध दोनों ही दुनियाओं में उसके व्यापक संबंधों को देखते हुए उसका गुप्त प्रभाव निश्चित रूप से 4 सम्राटों के बराबर था। स्वर्ण सम्राट की उपाधि कोई यूं ही नहीं दी गई थी। सम्राट और राजा दोनों ही अपार शक्ति वाले शासक का प्रतीक हैं। बेशक उसका प्रभाव काफी हद तक आपसी लाभ के जरिए ही कायम था।
फिर भी केवल ऐसी ही मजबूत उपस्थिति ही उसे फलने फूलने और इन विशाल समुद्रों में उसके खिलाफ बुरे इरादे रखने वालों को खत्म करने में मदद कर सकती थी। ईशान स्काइपिया से जो सोना लेकर आया था वह एक साधारण व्यक्ति के लिए एक बार में संभालना बहुत मुश्किल था। केवल तेजोरो जैसा ही इतना सारा सोना एक साथ पचा सकता था। ईशान ने पहले कभी तेजोरों का सामना नहीं किया था, लेकिन इन संकेतों से वह मोटे तौर पर अंदाजा लगा सकता था कि तेजोरो किस तरह का इंसान है। हालांकि ईशान को इस बात की चिंता नहीं थी कि तेजोरो अपनी ताकत के बल पर कोई चाल चलेगा, फिर भी रीजू की सलाह मानना और सतर्क रहना ही समझदारी थी। जब ईशान और रीजू बातें कर रहे थे, अचानक एक धीमी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जब यह पुष्टि हो गई कि आवाज नीचे से आई है तो ईशान द्वीप के किनारे पर गया और उरुगे से पूछा, क्या हो रहा है? लगता है नीचे किसी समुद्री डाकू जहाज का पीछा किया जा रहा है। हमने जो आवाज सुनी थी वह तोपों की थी जो यहां तक पहुंचते पहुंचते धीमी हो गई है, उरुगे ने समझाया। मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या हो रहा है। यह सुनकर ईशान ने आगे कुछ न पूछने का फैसला किया और रीजू की ओर मुड़ा। लेकिन तभी उरुगे अचानक चिल्लाया, हूं? क्या है? ईशान ने पीछे मुड़कर उससे पूछा। यह साफ साफ देखने के लिए बहुत दूर है, उरुगे ने अपनी दूरबीन से झांकते हुए कहा। लेकिन नीचे समुद्री डाकुओं का जहाज कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। स्काइपिया की वर्तमान ऊंचाई को देखते हुए, समुद्र में नीचे खड़े जहाजों को देखते हुए एक सामान्य नौसैनिक जहाज भी तिल के दाने जितना छोटा दिखाई देगा। इसलिए उरुगे के लिए बारीकियों को समझने में थोड़ी दिक्कत होना स्वाभाविक था। हालांकि जिस परिचितता का उसने जिक्र किया उसने ईशान की दिलचस्पी जगा दी। मैं नीचे जाकर देखूंगा। ईशान ने अपने जलते हुए पंख फैलाए और द्वीप के किनारे से छलांग लगा दी और सीधे नीचे समुद्र की ओर गोता लगा दिया। नीचे उतरते ही ईशान को आखिरकार समझ आ गया कि उरूज के परिचित कहने का क्या मतलब था। नीचे पीछा किया जा रहा समुद्री डाकू जहाज कोई और नहीं बल्कि देवराज समुद्री डाकू थे। लाल झंडा एक्स देवराज 11 सुपरनोवा में से एक। ईशान ने उनके समुद्री डाकू जहाज पर लगे झंडे को पहचान लिया। ईशान को इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि नई दुनिया में एक सुपरनोवा दिखाई देगा, लेकिन उसे जो बात चौंका रही थी वह थी देवराज का पीछा कर रहे समुद्री लुटेरों का दल। वे एक खोपड़ी और सींगों वाला झंडा फहरा रहे थे। जानवर समुद्री डाकू। ईशान को तुरंत एहसास हुआ कि रेड फ्लैग एक्स देवराज ने किसी तरह बीस्ट्स पायरेट्स को उकसाया था। नई दुनिया में एक कहावत प्रचलित है, यहाँ आने वाले समुद्री डाकू या तो 4 सम्राटों को चुनौती देते हैं या उनके सामने समर्पण कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे न्यू वर्ल्ड सागर में 4 सम्राटों द्वारा क्षेत्रों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। अपने अपने आदर्शों वाले महत्वाकांक्षी सुपरनोवाओं का एक समूह लाल रेखा पार करके न्यू वर्ल्ड में प्रवेश करते ही अपने हितों को लेकर 4 सम्राटों की सेनाओं के साथ अनिवार्य रूप से संघर्ष में पड़ जाता है। करोड़ों से ज्यादा इनामों वाली उनकी कुख्याति और अपनी ताकत पर विश्वास इन सुपरनोवाओं को आत्मसमर्पण करने के बजाय पहले 4 सम्राटों को चुनौती देने के लिए प्रेरित करता है। हालांकि कठोर वास्तविकता उनकी आत्माओं को बुरी तरह कुचल देगी। लगभग 1 हफ्ते पहले देवराज और उसका समुद्री डाकू दल नई दुनिया के एक शीतकालीन द्वीप पर उतरा। हालांकि यह द्वीप 4 सम्राटों में से एक कार्तिक का क्षेत्र था और वहां बीस्ट्स पायरेट्स के सदस्य तैनात थे। नेता किसी साइबॉर्ग जैसा लग रहा था। देवराज को देखते ही उसने तुरंत चेतावनी जारी कर दी। हालांकि देवराज ने चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सीधे नेता को नीचे गिरा दिया।
देवराज की हरकतों ने बीस्ट्स पायरेट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया और इस तरह उसकी मुसीबतें शुरू हो गईं। बीस्ट्स पायरेट्स ने जवाबी कार्रवाई के लिए सेना भेजी और पूरे एक हफ्ते तक देवराज के समुद्री डाकू दल को कई बार पीछा करने का सामना करना पड़ा, हर बार पिछली बार से ज्यादा जोरदार। जिस द्वीप पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, वहां रुकने में असमर्थ देवराज के पास अपने दल को लेकर समुद्र में भाग जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। हालांकि रवाना होने के कुछ ही देर बाद बीस्ट्स पायरेट्स का एक और समूह उनका पीछा कर रहा था। इस बार उनका नेतृत्व 3 दुर्जय कप्तान स्तर के व्यक्ति कर रहे थे। देवराज ने उनसे युद्ध किया, लेकिन पाया कि वह संख्या में उनसे कहीं अधिक है और उनसे मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास भागते हुए लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वे इस विशेष समुद्री क्षेत्र में पहुंचे तो तोपों की आवाज ऊपर आकाश द्वीप तक पहुंची, जिसने ईशान का ध्यान खींचा। ईशान के मन में देवराज के लिए कोई खास भावनाएं नहीं थीं। हालांकि देवराज की शैतानी फल क्षमता, जो एक प्राचीन जुआन प्रकार की थी, काफी अनोखी थी। फिर भी ईशान और देवराज के बीच बहुत कम बातचीत होती थी। वे सिर्फ एक बार सबाउडी द्वीपसमूह पर मिले थे, जहां ईशान ने देवराज को बचाया था। कुछ धन्यवाद कहने के बाद देवराज वहां से चला गया था। इसलिए जब ईशान ने देवराज के समुद्री डाकुओं के दल को देखा तो शुरू में उसने हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई। हालांकि यह देखकर कि उनके पीछे वाले जहाज जानवर समुद्री डाकुओं के थे, ईशान ने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। आसमान में ऊपर उड़ते हुए ईशान के शरीर से बिजली की चमक निकल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया और एक काले गरजते बादल को बुलाया जो आसमान में प्रकट हो गया। यह उसके अल्टीमेट थंडरबोल्ट का एक कमजोर संस्करण था। इसकी तीव्रता से संतुष्ट होकर ईशान ने अपना हाथ नीचे किया और बिजली की कड़कती हुई बिजली हवा में चमक उठी, जिसने नीचे बीस्ट्स पायरेट्स के 5 जहाजों को चकाचौंध कर दिया। इस समय बीस्ट्स पायरेट्स का पूरा ध्यान आगे चल रहे देवराज पायरेट्स पर था, ऊपर से आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर। जब बिजली की 5 मोटी कड़कें अचानक नीचे आईं और एक साथ उनके जहाजों पर गिरीं तो उन्हें पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। धमाका! ईशान की बिजली की चपेट में आए बीस्ट्स पायरेट्स के जहाज एक जबरदस्त गर्जना के साथ सफेद रोशनी के एक विस्फोट में टुकड़े टुकड़े हो गए। बिजली के करंट से काले हो चुके ये टुकड़े हर जगह बिखर गए और जहाज पर सवार बीस्ट्स पायरेट्स के सदस्य तुरंत जलकर राख हो गए। बीस्ट्स पायरेट्स का नेतृत्व कर रहे 3 कप्तान अपने मजबूत शरीर के कारण मरे नहीं, लेकिन बिखरते हुए जहाजों के साथ समुद्र में फेंक दिए गए। डेविल फ्रूट के उपयोगकर्ताओं के लिए पानी में गिरने का मतलब अनिवार्य रूप से मौत ही था, खासकर इसलिए क्योंकि गिरते समय वे बेहोश थे। देवराज पायरेट्स के समुद्री डाकू यह दृश्य देखकर आश्चर्य से देखते रह गए, समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। उन्होंने बस कुछ बिजली गिरते देखी थी और फिर उनके पीछे खड़े बीस्ट्स पायरेट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। हालांकि देवराज को तुरंत समझ आ गया। उसने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा तो देखा कि ईशान ऊपर उड़ रहा है। बड़े काले ज्वाला पंख इतने आकर्षक थे कि उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। ये पंख लगभग काले ड्रैगन ईशान का पर्याय बन गए थे। हालांकि देवराज ईशान का चेहरा साफ नहीं देख पा रहे थे, फिर भी उन्हें तुरंत एहसास हो गया कि उनकी मदद के लिए कौन आया है। बीस्ट्स पायरेट्स के सभी जहाजों को डूबते देखने के बाद ईशान धीरे धीरे नीचे उतरा और देवराज पायरेट्स के जहाज के ऊपर मंडराता रहा। आह! यह ब्लैक ड्रैगन ईशान है। देवराज पायरेट्स के समुद्री डाकू यह पहचानते ही डर गए कि वह कौन है। एक जोरदार चीख निकालने के बाद उन्होंने फिर से आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की और घबराकर ईशान की तरफ देखने लगे।
देवराज ने अपनी छाती पर हाथ रखा और ईशान को प्रणाम करके बोला, हे प्रभु ईशान, यह दूसरी बार है जब आपने मुझे बचाया है। ईशान उनके डेक पर उतरा, अपने पंख वापस खींचे और फिर पूछा, तुम्हारे पास कुछ हिम्मत है जो कार्तिक को इतनी लापरवाही से चुनौती दे रहे हो? देवराज ने इधर उधर देखा और ईशान को अपने पीछे आने का इशारा किया। क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? ईशान एक पल के लिए अचंभित रह गया। देवराज के हाव भाव से लग रहा था कि उसे कुछ निजी बातचीत करनी है, लेकिन ईशान को यह अजीब लगा। उसे नहीं लगता था कि देवराज के साथ उसका इतना करीबी रिश्ता है कि वह निजी बातचीत कर सके। देवराज के समुद्री लुटेरों को बचाना ईशान का बस यूं ही किया हुआ काम था। उसने सोचा था कि कुछ बातें करके चला जाएगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि देवराज उसे निजी बातचीत के लिए बुलाएगा। उत्सुकतावश ईशान ने एक पल सोचा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। वह देवराज के पीछे पीछे उसके समुद्री डाकू जहाज के केबिन में चला गया। आसपास के समुद्री डाकू ईशान को श्रद्धा से देख रहे थे, समझ रहे थे कि उनके कप्तान को इस सम्मानित अतिथि से कोई जरूरी बात करनी है, और किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। कैप्टन के क्वार्टर में पहुंचकर ईशान ने कोई औपचारिकता नहीं निभाई। वह सोफे पर बैठ गया और बोला, ठीक है, अब हम ही हैं। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? देवराज ने गहरी सांस ली और कहा, मेरी गुस्ताखी माफ करना, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां तुमसे मिलूंगा। दरअसल मेरा इरादा तो तुम्हें और तुम्हारे समुद्री लुटेरों के दल को ढूंढने का था, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ है। तुम तो मुझे ढूंढने आए हो? ईशान ने दिलचस्पी से उसकी ठुड्डी सहलाई। तुम मुझसे क्या चाहते हो? खैर। देवराज एक पल के लिए हिचकिचाया और अंत में बोला, मैंने न्यू एज सी बैटल का लाइव प्रसारण देखा। ओहा! ईशान ने जवाब दिया, उसके आगे बोलने का इंतजार करते हुए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उस समय आपने कार्तिक के शरीर से जो प्रकाश गोला निकाला था, वह कार्तिक की आत्मिक शक्ति थी, या यूं कहें कि उसका जीवनकाल था, है ना? देवराज ने कहा। तुम इसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? ईशान ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं सोच रहा था कि तुमने उस जीवनकाल वाले गोले का क्या किया। देवराज के चेहरे पर तनाव था और वह ईशान को गौर से देख रहा था, उसकी आंखें तत्परता से भरी हुई थीं। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ईशान ने थोड़ा नाराज होकर जवाब दिया। देवराज ने ईशान की चिड़चिड़ाहट देखी और उसे शांत करने के लिए झट से हाथ ऊपर उठा दिए। कृपया गलतफहमी न पालें। मेरा आपकी क्षमताओं के बारे में जानने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि क्या कार्तिक की जीवन शक्ति अभी भी आपके पास है? अगर है तो क्या आप मुझे दे सकते हैं? यह सुनते ही ईशान की आंखों में एक खतरनाक चमक आ गई। उसने देवराज की तरफ एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखा और धीरे से बोला, ओह! क्या तुम इस चीज का इस्तेमाल कार्तिक को धमकाने के लिए कर रहे हो? या फिर कार्तिक की उम्र लौटाकर उसे अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हो ताकि उसे बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल होने का रास्ता मिल सके? ईशान की याद में देवराज आखिरकार बीस्ट्स पायरेट्स में शामिल हो गया। ईशान को यकीन नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अगर यह बीस्ट्स पायरेट्स का पीछा नहीं छोड़ पाया और अब कार्तिक के साथ जाने का इरादा रखता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हालांकि अगर वह कार्तिक को खुश करने के लिए ईशान से कुछ हासिल करना चाहता था, तो वह एक बड़ी गलती कर रहा था। ईशान की बढ़ती हत्या की मंशा को भांपते हुए देवराज को भी एहसास हुआ कि उसकी बातों से गंभीर गलतफहमी पैदा हो गई है। अगर उसने जल्दी से स्पष्टीकरण नहीं दिया
तो ईशान अगले ही पल उस पर हमला कर सकता है। देवराज काफी आत्मजागरूक था। वह जानता था कि अगर ईशान उसके समुद्री डाकू दल का सफाया करना चाहे तो यह उसके लिए आसान होगा और देवराज विरोध भी नहीं कर पाएगा। इसलिए कुछ सोचने के बाद देवराज ने दांत पीसते हुए ईशान को सब कुछ साफ साफ बताने का फैसला किया। भगवान ईशान, मुझे लगता है आपने मेरे बारे में सुना होगा, देवराज ने कहा। हालांकि अब मैं एक समुद्री डाकू हूं, फिर भी कई लोग मुझे फॉलन रियर एडमिरल कहते हैं। ईशान ने सिर हिलाया। उसने यह उपाधि देवराज से जुड़ी सुनी थी। ईशान को धैर्यपूर्वक सुनते देख देवराज थोड़ा शांत हुआ और बोला, हाँ, समुद्री डाकू बनने से पहले मैं नौसेना में रियर एडमिरल था। लेकिन शायद आपको पता न हो कि मैंने नौसेना के वैज्ञानिक विभाग में काम किया था। हम देवराज की बात सुनकर ईशान की दिलचस्पी तुरंत जाग गई। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सच में कह रहे हो? तुमने सचमुच नौसेना के वैज्ञानिक विभाग में सेवा की है और रियर एडमिरल के पद तक भी पहुंचे हो? ईशान नौसेना की विभिन्न शाखाओं के कई कर्मियों से मिल चुका था, लेकिन नौसेना का वैज्ञानिक प्रभाग अनोखा था। उस प्रभाग से उसकी मुलाकात सिर्फ सेंटोमारू से हुई थी। हालांकि नौसेना का वैज्ञानिक प्रभाग नाम मात्र रूप से नौसेना मुख्यालय के अधिकार क्षेत्र में था, फिर भी ईशान उसके सदस्यों को वहां कम ही देखता था। वह समझता था कि वैज्ञानिक प्रभाग एक बेहद गोपनीय बल है, संभवतः नौसेना मुख्यालय से स्वतंत्र भी। वैज्ञानिक प्रभाग का वास्तविक नियंत्रण संभवतः विश्व सरकार के पास था, न कि नौसेना की एक अधीनस्थ इकाई के पास। नौसेना के वैज्ञानिक प्रभाग के बारे में ईशान का ज्ञान पैसिफिस्टा कार्यक्रम तक ही सीमित था। न्यू एड वार में लड़ाई के दौरान ईशान की कमान में 3 पैसिफिस्टा युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गए थे। उनके पास केवल 3 थे, जबकि नौसेना के पास 8 थे। मूल बार्थोलोम्यू कुनाल की तो बात ही छोड़िए। अगर ईशान के तीनों पैसिफिस्टा बिना किसी नुकसान के बच निकलते तो यह आश्चर्यजनक होता। लौटने के बाद से वरुआ 3 पैसिफिस्टा की मरम्मत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन काम अभी भी अधूरा था। देवराज के मुंह से फिर से नौसेना वैज्ञानिक प्रभाग शब्द सुनकर स्वाभाविक रूप से ईशान की रुचि जागृत हुई। हाँ, बिल्कुल सही। मैं सचमुच नौसेना के वैज्ञानिक विभाग में रियर एडमिरल था। देवराज ने पुष्टि में सिर हिलाया। हालांकि रियर एडमिरल का पद ज्यादा अधिकार के साथ नहीं आता था, फिर भी मुझे उस पद तक पहुंचने में 1 दशक से ज्यादा की कड़ी मेहनत लगी। विस्तार से बताओ, यह सब क्या है? ईशान ने खुद को नहीं रोका। मेज से शराब की एक बोतल उठाई, खुद को एक ड्रिंक पिलाई और देवराज के बोलने का इंतजार करने लगा। देवराज ने एक पल सोचा और फिर शुरू करने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित किया। दरअसल नौसेना में मेरे शामिल होने की वजह मेरे पिता हैं। मेरे पिता डाइस बैरल्स कभी नौसेना में एक वरिष्ठ अधिकारी थे। वह ईशान के सामने सोफे पर बैठ गया, आगे की ओर झुककर अपने हाथों को घुटनों पर रखे हुए। उसके चेहरे पर पुरानी यादें ताज़ा थीं। जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा अपने पिता की प्रशंसा करता था। मैं उन्हें अपना आदर्श मानता था। मेरा सपना था कि बड़ा होकर मैं भी उनकी तरह एक नौसेना अधिकारी बनूं। लेकिन लगभग 14 साल पहले सब कुछ अचानक बदल गया। मुझे आज भी वह दिन अच्छी तरह याद है। मैं घर पर अकेला था जब मेरे पिता अचानक लड़खड़ाते हुए अंदर आ गए। उन्हें ड्यूटी पर होना चाहिए था, लेकिन वे घबराकर दरवाजे से अंदर घुस आए। बिना एक शब्द कहे उन्होंने मुझे पकड़ लिया और हमारे घर से दूर ले गए। देवराज ने गंभीर भाव से याद किया। नौसेना मुख्यालय से निकलते ही उन्होंने मुझे एक छोटी नाव पर बिठाया और हम मरीन फोर्ड से भाग गए। मुझे उस समय कुछ पता नहीं था कि क्या हुआ था।
मुझे बस इतना पता था कि मेरे पिता मुझे जल्दी में ले गए थे। देवराज ने आगे कहा, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, बस मुझे नौसेना मुख्यालय से बहुत दूर ले गए और हम समुद्री डाकू बन गए। उसने कुछ आदमियों को इकट्ठा किया और डकैती और हत्या का जीवन शुरू कर दिया। मुझे इस जीवन से नफरत थी, लेकिन उससे भी ज्यादा नफरत मुझे उसके मेरे प्रति असामान्य व्यवहार से थी। उस दिन के बाद से वह अक्सर बहुत ज्यादा शराब पीने लगा और हर बार जब वह नशे में धुत हो जाता तो अपनी खींच निकालने के लिए मुझे पीटता। ईशान बिना टोके चुपचाप सुनता रहा। मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हुआ था कि वह ऐसा हो गया। पहले वह एक सज्जन व्यक्ति था, लेकिन दलबदल करने के बाद वह लालची, हिंसक और एक सच्चे समुद्री डाकू से अलग नहीं रह गया। देवराज ने दांत पीसते हुए सिर झुकाकर कहा, मैं उस समय 18 साल का था, इसलिए मुझे ये घटनाएं अच्छी तरह याद हैं। उसके प्रति मेरी प्रशंसा धीरे धीरे घृणा में बदल गई। मैं उसके नियंत्रण से बचना चाहता था, लेकिन वह मुझ पर बहुत कड़ी नजर रखता था, इसलिए मुझे कभी मौका ही नहीं मिला। फिर 1 साल बाद एक मौका हाथ आया। देवराज ने आगे कहा, संयोग से मेरे पिता और उनके आदमियों को एक गांव में लूटपाट करते समय एक शैतानी फल मिला। यह दिल के आकार का एक शैतानी फल था, बहुत ही अनोखा। मेरे पिता को नहीं पता था कि इसमें क्या क्षमता है और वे इसे अपने किसी भरोसेमंद आदमी को देने की सोच रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, एक रहस्यमय आकृति प्रकट हुई। देवराज ने याद करते हुए कहा, वह एक नकाबपोश आदमी था। उस समय मुझे नहीं पता था कि वह कौन था, लेकिन अब सोचता हूँ वह जरूर CP0 का ही कोई व्यक्ति रहा होगा। वे ही इतने गुप्त रूप से काम करते हैं, हमेशा नकाबों के पीछे अपना चेहरा छिपाते हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें यह खबर इतनी जल्दी कैसे मिल गई, लेकिन जब वह मेरे पिता के पास पहुंचा तो उन्होंने डेविल फ्रूट खरीदने में नौसेना की रुचि व्यक्त की। मेरे पिता बहुत गुस्से में थे, लेकिन CP0 एजेंट ने इतनी बड़ी कीमत रखी कि वे मना नहीं कर सके। 5 अरब बेली। देवराज ने मजाकिया लहजे में कहा। मेरे पिता हैरान रह गए। मैं समझ सकता था कि उन्हें नौसेना के साथ काम करना पसंद नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी रकम ने उनकी समझ को तोड़ दिया और वे इस सौदे के लिए राजी हो गए। यह सुनकर ईशान समझ गया। यह शैतानी फल ओपे ओपे नोमी था। यह बरसों पहले हुआ कुख्यात शैतानी फल लेनदेन कांड था। वह क्षण जब देवराज और लक्ष्य की नीति एक दूसरे से टकराई। मेरे पिता ने शुरू में सोचा था कि इस सौदे से उन्हें अपार धन संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन चीजें उनकी उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं। लेनदेन होने से पहले ही किसी ने उनके अड्डे पर हमला कर दिया। फिर डोनक्विजोट समुद्री डाकू आ धमके। उन्होंने मेरे पिता को मार डाला और शैतानी फल चुरा लिया। ईशान ने चुपचाप सिर हिलाया। शैतानी फल डोफ्लेमिंगो ने नहीं, बल्कि रोजिनेंटे ने चुराया था, जिसने उसे लक्ष्य को खाने के लिए दिया था। डोफ्लेमिंगो को साफ तौर पर फंसाया जा रहा था। देवराज ने आगे कहा, डॉनक्विजोट समुद्री लुटेरों ने मेरे पिता के दल को हरा दिया और द्वीप पर लूटपाट मचा दी। हालांकि किसी कारणवश उसी समय नौसेना अचानक प्रकट हो गई। हो सकता है कि वाइस एडमिरल त्सुरु, जो डोफ्लामिंगो का पीछा कर रहे थे, को उनकी हरकतों का पता चल गया हो। खैर, नौसेना के अचानक प्रकट होने से मेरी जान बच गई। डोफ्लामिंगो ने पूरे द्वीप को घेरने के लिए नुकीले तारों का इस्तेमाल किया था और मैं नाकाबंदी के बाहर था और बच निकला। मैं तट पर भागा और नौसेना से मदद मांगी। वाइस एडमिरल त्सुरु डोफ्लामिंगो का पीछा नहीं कर रहे थे, पूरी घटना एक जाल थी।
नौसेना ने डोफ्लामिंगो की ओपे ओपे नो मी पर कब्जा करने की इच्छा का इस्तेमाल डोनक्विजोटे समुद्री लुटेरों पर घात लगाकर हमला करने और उन्हें पकड़ने के लिए किया था। लेकिन ईशान देवराज को यह बात नहीं बताना चाहता था। रोसिनांटे की गुप्त पहचान केवल लक्ष्य और सेनगोकू को ही पता थी। ये ऐसे राज थे जिन्हें ईशान उजागर नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने से देवराज का शक बढ़ जाता। नौसेना मुझे द्वीप से ले गई और मैं आखिरकार अपने पिता से बच निकला। देवराज ने कुछ उदास होकर कहा। नौसेना को मेरी पहचान नहीं पता थी। उन्हें लगा कि मैं द्वीप के गांव का कोई बचा हुआ इंसान हूं। शक पैदा न हो इसलिए मैंने अपना उपनाम बैरल्स बताने की हिम्मत नहीं की। मुझे डर था कि वे मुझे मेरे पिता से जोड़ देंगे। मैंने अपना नाम बदल लिया और देवराज होने का दावा किया और नौसेना में सफलतापूर्वक भर्ती हो गया। बाद में मुझे पता चला कि द्वीप पर सभी लोग दो फ्लेमिंगो के आदमियों द्वारा मारे गए थे, इसलिए किसी को मेरी असली पहचान नहीं पता थी। मैं देवराज नाम से नौसेना में रहा, देवराज ने कहा। शुरू में तो मैं खुश था। मैं खुद को खुशकिस्मत समझता था कि मैं न सिर्फ अपने पिता से बच निकला बल्कि नौसेना में भी शामिल हो गया, जो मेरा सपना था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और मैं शांत हुआ, मुझे धीरे धीरे यह सवाल उठने लगा कि मेरे पिता ने देश क्यों छोड़ दिया और समुद्री डाकू क्यों बन गए। मैंने चुपचाप अपने पिता के रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए। मेरी दुर्लभ जोआन प्रकार की डेविल फ्रूट क्षमता ने उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे मेरे करियर में तेजी आई। जैसे जैसे मेरी रैंक बढ़ती गई, मुझे कुछ सुराग मिलने लगे। देवराज ने गहरी सांस ली। फिर मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरे पिता नौसेना विज्ञान इकाई का हिस्सा थे। ईशान को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, तो आपने नौसेना विज्ञान इकाई में शामिल होने की कोशिश की? हाँ, देवराज ने सिर हिलाया। मेरे पिता के कई रिकॉर्ड नष्ट कर दिए गए, मानो उनका कभी अस्तित्व ही न रहा हो, लेकिन मुझे कुछ सुराग मिले। यह समझने के लिए कि मेरे पिता ने देश क्यों छोड़ा, मैंने नौसेना विज्ञान इकाई में स्थानांतरण का लक्ष्य रखा। संयोगवश नौसेना विज्ञान इकाई को मेरी प्राचीन जुआन फल क्षमता में रुचि थी। रियर एडमिरल के पद पर पदोन्नत होने के कुछ ही समय बाद उन्होंने मुझे एक स्थानांतरण अनुरोध भेजा, जिसमें मुझे कुछ शोध में सहयोग करने के लिए कहा गया था। देवराज ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। उस समय मैं खुद को भाग्यशाली महसूस कर रहा था, मानो मेरी मनोकामना पूरी हो गई हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखता हूं तो काश मैं इतना भाग्यशाली न होता। आपने नौसेना विज्ञान इकाई में क्या देखा? ईशान ने पूछा, यह समझते हुए कि देवराज एक चौंकाने वाला सच बताने वाला था। ईशान का सवाल सुनकर देवराज ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपनी आंख पर लगे आकार के पट्टी की ओर इशारा किया और फिर बोलना शुरू किया। लगभग 4 साल पहले की बात है। मैं लगभग 25-26 साल का था। मेरा रूप रंग धीरे धीरे मेरे पिता जैसा होता जा रहा था। यह समझते हुए मेरे पिता को जानने वाला कोई भी मुझे पहचान न पाए, इसके लिए मैंने अपना चेहरा जितना हो सके ढकने के लिए यह पट्टी पहनना शुरू कर दिया। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, इसलिए मैंने परीक्षा पास कर ली और नौसेना विज्ञान इकाई में शामिल हो गया। स्थानांतरण आदेश मिलने के अगले ही दिन एक जहाज मुझे लेने आया और पंख हजार्ड द्वीप ले गया। अपनी बात पूरी करने से पहले ही ईशान की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक खड़ा हो गया। जरा रुको, क्या तुमने अभी पंख हैजर्ड आइलैंड कहा था? देवराज ईशान की तीखी प्रतिक्रिया से हैरान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने पुष्टि में सिर हिलाया। हाँ, पंख हजार्ड। क्यों? ईशान को एहसास हुआ कि उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन उसने तुरंत एक बहाना ढूंढ लिया और पूछा, मैंने सुना है कि वह द्वीप एक भयानक दुर्घटना में नष्ट हो गया था, है ना?
जब मैं वहां पहुंचा तब पंख हजार्ड में दुर्घटना अभी तक नहीं हुई थी, देवराज ने बताया। उस समय पंख हजार्ड अभी भी नौसेना विज्ञान इकाई का मुख्य अनुसंधान केंद्र था। क्योंकि यह वहां था, इसलिए मैंने डॉक्टर वेगापंक को देखा। ईशान की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने जल्दी से पूछा, वेगापंक, प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, यह कैसा इंसान है? हम। देवराज हैरान होकर बोला, तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? ईशान ने हाथ हिलाकर टाल दिया। शायद आपको पता न हो, लेकिन मेरे समुद्री डाकू दल में एक वैज्ञानिक है जो वेगापंक का सहकर्मी हुआ करता था। मैंने वेगापंक के बारे में सिर्फ उसी से सुना है, उससे कभी मिला नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत उत्सुक हूं। ओह, मैं समझ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पैसिफिस्टा को नियंत्रित कर सकते हैं। देवराज समझ गया और फिर बताया, डॉक्टर वेगापंत लगभग 40 या 50 साल के हैं, लेकिन किसी कारण से वे कुछ बूढ़े लगते हैं। शायद यह उन लोगों में आम है जो अपने दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। उनका सिर बड़ा है और वे अपने रिसर्च कोट के नीचे चेकर्ड शर्ट पहनना पसंद करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है कि वे काफी सज्जन व्यक्ति हैं, उस पागल वैज्ञानिक टाइप के नहीं जैसा आप सोच रहे होंगे। यह लैब का दूसरा वैज्ञानिक है, जिसका नाम एम सीजर क्लाउन है, जिसने मुझे बहुत असहज महसूस कराया। ईशान ने आह भरी। धिक्कार है, यह सीजर है, वह आदमी। उस समय वह अभी भी वेगापंक के साथ काम कर रहा होगा। विज्ञान इकाई में मेरा काम सुरक्षा प्रदान करना था। देवराज ने हाथ फैलाए। यह एक ऐसी नौकरी थी जिसमें मुझे काफी घूमने फिरने का मौका मिलता था, इसलिए नौसेना विज्ञान इकाई में शामिल होने के लगभग 6 महीने के भीतर ही मुझे मोटे तौर पर पता चल गया कि पंख हजार्ड में क्या शोध हो रहा है। यह पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट है ना? ईशान ने पूछा। हाँ, देवराज ने सिर हिलाया। जब मैं शामिल हुआ तब तक डॉक्टर वेगापंक का पैसिफिस्टा प्रोजेक्ट काफी आगे बढ़ चुका था, लेकिन मेरी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मेरे पिता कई साल पहले नौसेना विज्ञान इकाई में काम करते थे, इसलिए मैंने पंख हजार्ड के पुराने रिकॉर्ड ढूंढने शुरू कर दिए। इस पर देवराज की मुट्ठियां कस गईं और वह गुस्से और चिंता के मिलेजुले भाव से बोला। तभी मुझे एक चौंकाने वाली बात पता चली। लगभग 20 साल पहले पंख हजार्ड में एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। 20 साल पहले? ईशान ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कैसी घटना? देवराज ने कहा, एक प्रायोगिक विषय पंख हजार्ड से भाग निकला और द्वीप पर मौजूद ज्यादातर शोध सुविधाओं को नष्ट कर दिया और कुछ शोध डेटा भी अपने साथ ले गया। उस समय पंख हजार्ड लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और उस घटना के बाद मौजूदा सुविधाओं का पुनर्निर्माण किया गया। एक प्रायोगिक विषय? कैसा प्रायोगिक विषय? ईशान को अचानक एक अस्पष्ट पूर्वाभास हुआ। देवराज ने ईशान को गौर से देखा और आखिरकार बोला, यह कार्तिक था। आज का योंको बीस्ट कार्तिक। वह कभी पंख हजार्ड में एक प्रायोगिक विषय था। क्या क्या बकवास है? यद्यपि ईशान को कुछ पूर्वाभास था, फिर भी देवराज से सीधे यह सुनकर उसे झटका लगा। ओयाजी हमेशा कहते थे कि उन्हें लगता है कि कार्तिक स्वाभाविक रूप से पैदा हुआ इंसान नहीं है, इसीलिए उसे सबसे ताकतवर प्राणी कहा जाता था। ईशान को पहले शक था कि कार्तिक भी फरहान की तरह एक साइबॉर्ग हो सकता है, लेकिन अब देवराज की बात सुनकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। देवराज 20 साल से भी ज्यादा पहले की घटना के बारे में बात कर रहे थे, लगभग समुद्री डाकू राजा रवि की मौत से पहले। उस समय पैसिफिस्टा परियोजना शायद शुरू भी नहीं हुई थी। आखिर हुआ क्या था? ईशान ने भौहें चढ़ाकर देवराज से पूछा। मुझे सस्पेंस में मत रखो, बस एक बार में सब कुछ बता दो।
देवराज ने सिर हिलाया और कहा, दरअसल मुझे पूरी तरह